हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको विसर्ग संधि पहचानने का एकदम आसान ट्रिक समझाएंगे और साथ ही साथ आपको इसमें संधि विच्छेद भी करना सिखा देंगे कि आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये विसर्ग संधि है। इसके आगे मैंने स्वर संधि और व्यंजन संधि का एकदम पहचानने का आसान ट्रिक अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और संधि चैप्टर को भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, आपको हम विसर्ग संधि का एकदम इजी ट्रिक दे देंगे कि आपको एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं होगी और आप समझ लीजिएगा। लेकिन इसको आपको पूरा वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखने पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों, अभी लॉकडाउन के समय है, सारे स्कूल कॉलेज बंद है, इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि एकदम इजी तरीक़ा से बच्चों को समझाएं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, क्योंकि अभी बच्चों को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। इसलिए चलिए आपको हम एकदम इजी तरीक़ा से समझाते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए कि विसर्ग संधि क्या है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि धन फल निष्फल, नि धन रस नीरस। तो चलिए आपको हम समझाएंगे किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हम किए हैं। इसके सबसे पहला ट्रिक देखिए, बड़ी और बड़ी ऊ की मात्रा के बाद र आए तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। और इसमें और एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखने होगा कि जहाँ भी बड़ी की मात्रा रहेगा वो छोटी की मात्रा के रूप ले लेगा, और जहाँ पर भी बड़ी ऊ की मात्रा होगा वहाँ छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी, छोटी ऊ की मात्रा का रूप ले लेगा। अब चलिए आपको हम इसमें समझाते हैं कैसे हम विसर्ग संधि करते हैं और उसका संधि विच्छेद भी हम सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए नीरस, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए बड़ी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हर्षी का रूप देना है और उसमें विसर्ग लगा देना है। तो नीरस का क्या हो जाएगा, इसको आप छोटी लिख दीजिए, नि धन रस नीरस। यहाँ आप बड़ी ई को ध्यान से देखिए, यहाँ बड़ी ई को हम छोटी कर दिए, हर्षी दे दिए और उसके बाद विसर्ग दे दिए, और उसके बाद देखिए जैसे रस है उस प्रकार एज इट इज़ हम रस लिख दिए। नेक्स्ट देखिए निरोग, तो इसको भी आप न में छोटी और विसर्ग लिख दीजिए। धन, ये जो रोग लिखा है एज इट इज़ वैसे ही आपको लिख देना है रोग। नेक्स्ट देखिए नीरज, इसमें भी न में छोटी विसर्ग धन रज लिखा है, तो यहाँ पर आप रज लिख दीजिए, नि धन रज नीरज। नेक्स्ट देखिए नीरब, न में छोटी विसर्ग धन रब, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही लिख दीजिए, नि धन रब नीरब। यहाँ देखिए दुराज, तो यहाँ पर आपको क्या बताएं हम कि जहाँ पर भी बड़ी ऊ रहेगा उसको आपको छोटी ऊ में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए दुराज, तो इसको कर दीजिए द में छोटी ऊ, फिर यहाँ विसर्ग डाल दीजिए और यहाँ जोड़ देके जैसे राज लिखा हुआ है एज इट इज़ आप वैसे ही लिख दीजिए। तो इसमें देखिए कितना आसान है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी बड़ी रहेगा उसको आपको छोटी में बदलना है, फिर नेक्स्ट उसके बाद आपको विसर्ग लगाना है और उसमें प्लस देके जोड़ देके जो लिखा हुआ शब्द रहेगा उसके बाद वही लिख देना है। नि धन रस नीरस, नि धन रोग निरोग, नि धन रज नीरज, नि धन रब नीरब। और दू, जहाँ पर इसमें ध्यान रखना है जहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा होगी वहाँ आपको छोटी ऊ कर देना है, उसके बाद विसर्ग लगा देना है और जो शब्द उसके बाद रहेगा उसको प्लस देके उसको आपको लिख देना है, दू धन राज दुराज।
चलिए अब नेक्स्ट नियम आपको हम सिखाते हैं। यहाँ सेकंड नंबर में देखिए, सेकंड ट्रिक, ओ, जहाँ पर भी ओ की मात्रा के बाद कोई सघोष व्यंजन या य, र, ल, व, ह हो तो विच्छेद करते समय वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको जानना है कि ये सघोष व्यंजन क्या होता है। तो चलिए आपको हम सिखाएंगे कि अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या होता है। यहाँ बच्चों आप देखिए अघोष व्यंजन और यहाँ सघोष व्यंजन। तो यहाँ जो पहला पंक्ति जो है, फर्स्ट जो पंक्ति है, क च ट त प, कचट तप, ये हो गया आपका अघोष व्यंजन। और इसका सेकंड जो पंक्ति है, लाइन है, ख छ ठ थ फ, ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण का जो पहला पंक्ति होता है। और जो सेकंड जो पंक्ति, फर्स्ट और सेकंड जो लाइन होता है वो अघोष व्यंजन होता है। और ये तालवर्षा, मध्यसा और दंसा, ये आप जान लीजिए कि ये अघोष व्यंजन, इसे अघोष व्यंजन कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए ये सघोष व्यंजन क्या होता है। व्यंजन वर्ण का जो तीसरा पंक्ति है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो पंक्ति होता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये होता है सघोष व्यंजन, यानी ग, ज, ड, द, ब, और यहाँ पर घ, झ, ढ, ध, भ, और यहाँ अंगा, य, अढ़, मधन, न, म, डमेड़ा और ढमेड़ा, और यहाँ पर य, र, ल, व और ह, ये क्या है, सघोष व्यंजन है। तो बच्चों आप इसको कॉपी में अगर चाहेंगे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। यहाँ क, ख, ग, घ आप लिख लीजिएगा पूरा। और यहाँ पर जो इसका फर्स्ट लाइन है और सेकंड जो लाइन है वो अघोष व्यंजन है। और इसका नीचे तालवर्षा, मध्यनिशा, पेटकाटा, मध्यसा और दंतसा लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन जो है वो सघोष व्यंजन है। और यहाँ नीचे य, र, ल, व और ह लिख लीजिएगा। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि विसर्ग जो संधि है उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ आप जान लिए कि जहाँ पर भी ओ की मात्रा होगा और उसमें उसके बाद अगर सघोष व्यंजन यानी सघोष व्यंजन आपको हम सिखा दिए हैं। जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लाइन होता है वो सघोष व्यंजन है। या तो फिर य, र, ल, व, ह होगा ओ की मात्रा के बाद, तो फिर वो जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग का रूप ले लेगा। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है अधोगति। तो यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा के बाद जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, वो सघोष व्यंजन है ग। यानी यहाँ पर जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग का रूप ले लेगा। कैसे देखिए, हम संधि विच्छेद करते हैं। यहाँ हो जाएगा अध धन गति। यानी देखिए बच्चों ये जो ओ की मात्रा है ये विसर्ग हो गया और उसके बाद जो गति लिखा है वो एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है मनोरथ। तो यहाँ हो जाएगा मन धन रथ। बच्चों आपको समझ में आ गया। ये जो ओ की मात्रा है इसको हम विसर्ग लिख दिए हैं और उसके बाद जो रथ लिखा हुआ है उसमें हम रथ लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखिए मनोहर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मन धन हर। यहाँ पर जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग का रूप ले लिया। फिर देखिए यशोगान। तो यहाँ पर य और श लिख दीजिए और ये ओ की मात्रा जो है उसको आप विसर्ग का रूप दे दीजिए और गान जो लिखा है एज इट इज़ आप ऐसे ही लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए शिरोमणि। तो यहाँ पर शिर लिख दीजिए, यहाँ पर सी र, ये ओ की मात्रा जो है उसको हम विसर्ग कर दिए हैं। धन मणि जो है उसको आप मणि लिख दीजिए, एज इट इज़ वैसे ही लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए तपोवन। तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा क्या बन जाएगा बच्चों, विसर्ग
आपने इतना देरी में सीख ही लिए होंगे। ये तपो और वर्ण का वर्ण लिख दीजिए। ये ओ की मात्रा जो था वो विसर्ग का रूप ले लिया। नेक्स्ट देखिए अद्यो गति। यहाँ पर ओ की मात्रा है तो आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप विसर्ग का रूप दे दीजिए। यहाँ विसर्ग का रूप दे दिए। फिर नेक्स्ट जो गति है उसको आप गति लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए मनोबल। यहाँ पर भी ओ की मात्रा है तो इसको भी आपको क्या बना देना है, विसर्ग बना देना है। धन यहाँ पर बल। नेक्स्ट देखिए मनोविज्ञान। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, म न में विसर्ग, ये ओ की मात्रा विसर्ग का रूप ले लिया है। धन विज्ञान है तो आप एज इट इज़ वैसे ही लिख दीजिए विज्ञान। नेक्स्ट देखिए मनोज। यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, इसको भी आपको विसर्ग का रूप दे देना है। धन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ज लिख दीजिए। मनो धन ज मनोज। नेक्स्ट देखिए मनोरंजन। यहाँ पर भी ओ की मात्रा है और र है। यहाँ पर बोला गया था या तो सघोष व्यंजन रहेगा या तो फिर य र ल व ह रहेगा। तो आप जान जाइएगा कि यहाँ पर आपको विसर्ग संधि ही करना है। तो यहाँ पर ओ की मात्रा को आप यहाँ मनो लिख दीजिए। ओ की मात्रा को आप विसर्ग बना दिए और यहाँ रंजन लिखा हुआ है तो एज इट इज़ आप ऐसे ही यहाँ रंजन लिख दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको सेकंड ट्रिक में आपको इतना याद रखना है, जहाँ पर भी ओ की मात्रा रहेगा और उसके बाद में अगर सघोष व्यंजन यानी व्यंजन वर्ण का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पंक्ति रहेगा तो या तो फिर य र ल व ह रहेगा ओ की मात्रा के बाद, तो आप जान जाइएगा कि ये विसर्ग संधि है। ओ जो मात्रा रहेगा ओ की मात्रा, उसको आपको विसर्ग संधि में विसर्ग में बदल देना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड जो ट्रिक है उसको हम आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड ट्रिक में क्या है, आ को छोड़कर उसके बाद आधा दंसा, तालबर्षा या मध्यनशा, अगर आधा हो और उसके बाद कोई अघोष व्यंजन हो। अघोष व्यंजन क्या है बच्चों, आपको हम सिखा दिए कि व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा जो पंक्ति है वो हो गया है अघोष व्यंजन। अगर होगा तो विच्छेद करते समय आधा दंसा, आधा तलवृषा और आधा मध्यनशा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी आ को छोड़ करके उसके बाद अगर आधा दंसा, आधा तलवृषा और आधा मध्यनशा होगा और उसके बाद अगर कोई अघोष व्यंजन होगा तो संधि विच्छेद करते समय वो क्या हो जाएगा, वो आधा जो सा है वो विसर्ग का रूप ले लेगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं संधि विच्छेद करना। यहाँ देखिए लिखा है तिरस्कार। तो यहाँ पर देखिए ये जो आधा श, यहाँ पर आपको आधा श दिख रहा बच्चों, ये आधा श के बाद देखिए क आया है और ये क व्यंजन वर्ण का पहला पंक्ति है, यानी ये क्या है, अघोष व्यंजन है। अगर इस प्रकार से आधा दंत स के बाद अघोष कोई वर्ण आए तो आपको समझ जाना है कि ये विसर्ग संधि है। इसको विच्छेद करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ती लिख लिए और र लिख लिए और ये जो आधा जो दंत स है उसको आपको विसर्ग का रूप देना है। तीरा कर दिए और उसके बाद जो लिखा हुआ है कार उसको आप एज इट इज़ वैसे ही लिख दिए, कार हो गया। तीरा धन कार, तिरस्कार। नेक्स्ट देखिए निसंतान। तो यहाँ पर आपको आधा श दिख रहा है, उसको बच्चों क्या कर देना है, विसर्ग का रूप दे देना है, क्योंकि उसके बाद भी देखिए यहाँ पर क्या आया है, श आया है। ठीक है, ये भी यहाँ पर जो आया है इसको भी आपको क्या कर देना है, ये आधा श को आपको विसर्ग बना देना है और ये जो संतान लिखा है उसको एज इट इज़ आपको ऐसे ही लिख देना है। नि धन संतान,
निसंतान। नेक्स्ट देखिए निस्तार, यहाँ भी आधा श है तो इसको क्या बना देना है, विसर्ग का रूप दे देना है। और यहाँ पर तार लिखा हुआ है, उसको एज इट इज़ वैसे ही तार लिख देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निश्चल, यहाँ देखिए आधा तालवर्षा आपको दिख रहा है, तो यहाँ आधा तालवर्षा है तो इसको क्या कर देना है आपको यहाँ पर। उसके बाद देखिए अघोष जो व्यंजन है वो आया है छ, तो इसको आपको क्या कर देना है, नी लिख देना है और ये आधा तालवर्षा को विसर्ग का रूप दे देना है और यहाँ छल लिख देना है। जो लिखा हुआ है एज इट इज़ आप उस शब्द को लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए निशंक, यहाँ पर भी आधा तालवर्षा, तो इस आधा तालवर्षा को आपको विसर्ग दे देना है, क्योंकि आप देखिए ये आधा शा के बाद पूरा शा आया है, जो कि क्या है, ये कौन सा व्यंजन है बच्चों, आघोष व्यंजन, तो इसलिए ये विसर्ग होगा। ये जो आधा तालवर्षा उसको बना दिए हम विसर्ग, और यहाँ शंख लिखा हुआ है तो इसमें हम एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे शंख, नि धन शंख निशंक। अब है निश्चिंत, इसको भी क्या कर देना है, यहाँ पर नी लिख दिए और यहाँ आपको आधा तालवर्षा दिख रहा, विसर्ग का रूप ले लिया, धन यहाँ पर चिंत, नि धन चिंत निश्चिंत। नेक्स्ट देखिए निश्चल, यहाँ पर भी आधा तालवर्षा है तो इसको भी आप विसर्ग का रूप दे दीजिए। ये स बन गया विसर्ग, नी विसर्ग, और चल है तो एज इट इज़ आप ऐसे चल लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए निश्चय, यहाँ पर भी बच्चों आपको आधा तालवर्षा दिख रहा है तो यहाँ पर नी लिख दीजिए, विसर्ग दे दीजिए और यहाँ पर चय लिख दीजिए, हो गया निश्चय। फिर नेक्स्ट देखिए निष्फल, तो यहाँ पर अब देखिए आपका आ गया आधा मूर्धन्यषा, तो ये आधा मूर्धन्यषा और उसके बाद देखिए यहाँ पर आघोष व्यंजन आ गया है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नी में नी लिख दिए और ये आधा जो मूर्धन्यषा है उसको विसर्ग का रूप दे दिए और यहाँ फल लिखा हुआ है तो आपको एज इट इज़ यहाँ फल लिख देना है, नी जोड़ फल निष्फल। फिर नेक्स्ट देखिए निष्काम, यहाँ पर भी आपको आधा मूर्धन्यषा दिख रहा है तो बच्चों यहाँ पर भी इसको आप विसर्ग का रूप दे दीजिए, यहाँ पर का लिखा हुआ है यानी ये भी आघोष व्यंजन है तो नी लिख दिए और यहाँ पर नी के बाद यहाँ पर आपको काम लिखा हुआ है तो यहाँ काम लिख दीजिए, हो गया नि धन काम निष्काम। फिर नेक्स्ट देखिए निष्कलंक, तो यहाँ पर भी आधा मूर्धन्यषा दिख रहा है तो इसको भी आपको कर देना है नि धन कलंक। ये जो आधा मूर्धन्यषा ये विसर्ग का रूप ले लिया है और ये जो उसके बाद जो शब्द है कलंक उसको आप लिख दीजिए, नि धन कलंक निष्कलंक। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो आधा दंत सा होगा उसको आपको विसर्ग का रूप दे देना है। जो आधा दंत सा तालवर्षा और मूर्धन्यषा हो और उसके बाद अगर कोई भी आघोष व्यंजन हो तो संधि विच्छेद करते समय ये आधा जो दंत सा तालवर्षा और मूर्धन्यषा है वो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। अब नेक्स्ट बच्चों ये 4th नंबर देखिए, इसका ट्रिक देखिए, बहुत आसान ट्रिक है। र की मात्रा, यहाँ र की मात्रा यानी यहाँ पर ये जो रेफ है ये र का ही रूप होता है। ये रेफ के बाद अगर कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन क्या है, 3rd 4th और 5th लाइन जो होता है व्यंजन वर्ण का उसको हम सघोष व्यंजन कहते हैं, या य र ल व ह हो तो विच्छेद करते समय र विसर्ग में बदल जाएगा, यानी ये जो रेफ है वो क्या में बदल जाएगा बच्चों, विसर्ग का रूप ले लेगा। तो चलिए आपको हम संधि विच्छेद करके समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है दुर्गुण और आपको क्या बोला गया कि जो रेफ है वो विसर्ग का रूप ले लेगा। तो इसको और अच्छा से समझने के लिए आप यहाँ पर लिख दीजिए दुर्गुण। यहाँ मान लीजिए हम लिख के दिखा रहे हैं बच्चों आपको, दुर्गुण आप यहाँ लिख लीजिए।
ताकि आपको एकदम गलत ही नहीं होगा। यहाँ दुर्गुण लिख लिए और ये जो र है यही रेफ का रूप लिया है, तो यानी आप यहाँ दू लिख दिए और यहाँ जो र है उसको आप विसर्ग बना दिए, क्योंकि ये जो रेफ है इसी को विसर्ग बनाना है। और उसके बाद जो गुण है उसको आप एज इट इज़ ऐसे लिख दीजिए। हो गया दु धन गुण दुर्गुण। नेक्स्ट देखिए निर्मल। तो निर्मल, अगर आप निर्मल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? निर्मल। इसको आपको ट्रिक सिखा रहे ताकि आपको गलत नहीं होगा, आपको समझ आपको आ जाएगा कि कहाँ पर आपको विसर्ग देना है। तो यहाँ पर निर्मल हो गया, यानी ये जो र है यही रेफ का रूप लिया है, तो ये रेफ का रूप जो है उसी को आपको विसर्ग बनाना है। तो नी आप लिख दिए और उसके बाद र है वहाँ पर आप विसर्ग लिख दिए इस रेफ को, और नेक्स्ट उसमें मल लिखा है तो यहाँ पर आप मल लिख दिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आशीर्वाद। आशीर्वाद, इसको भी आप लिख के देख लीजिए। आशीर्वाद लिख लिए। ये आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, इसको लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ समझा रहे हैं कि आप किसके बाद विसर्ग लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो र है यानी ये रेफ जो है उसका रूप लिया है, तो यहाँ आप लिख दीजिए आशी, यानी ये जो र है इसको आप विसर्ग बना दिए और उसके बाद वाद, हो गया आशीर्वाद। फिर देखिए दुर्गम। तो दुर्गम को आप यहाँ पर लिख लीजिए दुर्गम। यहाँ पर जो र है ये रेफ है, तो इसी को आप र को आपको विसर्ग बना देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दिए दू और विसर्ग दे दिए ये र का जगह में, और यहाँ गम लिख दीजिए, हो गया दुर्गम। फिर देखिए क्या है बहिर्गमन। तो इसको भी आप लिख के देख सकते हैं बहिर, फिर हो गया गमन, यानी ए र को आपको याद रखिएगा आपको विसर्ग बनाना है। तो यहाँ बही धन गमन, हो गया बहिर्गमन। फिर यहाँ देखिए दुर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर दू लिख दिए और ये रेफ बन गया विसर्ग, और क्या बचा यहाँ पर ग, तो यहाँ लिख दिए ग, दू धन ग दुर्ग। फिर देखिए निर्धन। तो यहाँ पर निर्धन में भी क्या हो गया नी लिख दिए, और ये रेफ जो है यानी नीर उच्चारण करके देखिए, नी के बाद र आ रहा, इसलिए इस रेफ को आप विसर्ग कर दिए और यहाँ धन लिख दिए। जो धन बचा आपका वो धन आप लिख दिए यहाँ पर। फिर देखिए निर्गुण। नीर ये रेफ र का उच्चारण है, तो यहाँ पर भी आप नी लिख दिए, विसर्ग दे दिए, और उसके बाद क्या बच रहा गुण बच रहा, तो यहाँ गुण लिख दीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट निर्गम। अगर आप इसको तोड़ के लिखिएगा तो निर्गम होगा, यानी नी के बाद ये रेफ का उच्चारण र में आ रहा है, तो यहाँ पर भी नी लिख दीजिए और ये रेफ जो है उसको विसर्ग में बदल दीजिए, और जो गम है बच रहा है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए निर्दोष। नीर ये रेफ जो है ये रा का उच्चारण हो रहा नी के बाद, इसलिए आप नी लिख दीजिए और वो रेफ को आप विसर्ग बना दीजिए, धन दोष, हो गया निर्दोष। अब देखिए बच्चों यहाँ दुर्योधन, यहाँ बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ सोचते हैं कि दुयो लिख देगा फिर रेफ को विसर्ग लिख देगा और धन लिख देगा तो वो सही हो जाएगा। तो इसको आप समझने के लिए इसको आप तोड़ के आप यहाँ पर दुर्योधन लिखिए, तो आपको कभी गलत नहीं होगा। ऐसे दूर यो और धन हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है दू लिख दिया, और फिर देखिए र का जगह में आपको विसर्ग देना है, विसर्ग दे दिए, दू हो गया। और यहाँ बचा क्या योधन, तो यहाँ पर लिख दीजिए योधन। ये हो जाएगा आपका दुर्योधन का संधि विच्छेद, दु धन योधन, दुर्योधन। तो बच्चों आपको एकदम देखिए आसान तरीका से हम बताएं ताकि आपको कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए और फिफ्थ ट्रिक आपको हम बता रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में इसका ट्रिक देखिए। अगर किसी भी शब्द में आधा श में पूरा श, आधा तलवुर में पूरा तलवुर आए तो आधा दंसा या तालबुर आधा तालबुर विसर्ग में बदल जाता है। बात को समझिए बच्चों, जब भी कभी आपको आधा श में पूरा सा मिलेगा या आधा तलबुर में पूरा सा मिलेगा तो ये जो आधा श है और ये आधा स है ये विसर्ग में बदल जाएगा, ये विसर्ग का रूप ले लेगा। चलिए हम आपको संधि विच्छेद करके इसको हम एकदम इजी तरीका से समझाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क। क्या लिखा हुआ है, निःशुल्क। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आधा तालबुर है, इसको क्या में बदलना है, विसर्ग में बदल देना है। ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये विसर्ग संधि का ही रूप है। तो इसको लिखना है, नी लिख दिए और ये आधा तालबुर जो है ये विसर्ग हो जाएगा धन, और जो शुल्क लिखा हुआ है एज इट इज़ उसको आप लिख दीजिए शुल्क। फिर बच्चों नेक्स्ट देखिए दुःशासन। तो यहाँ पर भी आपको आधा तालबुर दिख रहा है, यानी ये भी आपका विसर्ग का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, द में छोटी यू आप लिख दिए और ये तालबुर को आपको क्या बनाना है, विसर्ग बनाना है। विसर्ग बना दिए। धन शासन जो है ये शासन पूरा आप लिख दीजिए, उसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देना है, इसको कुछ नहीं करना है। हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए दुस्साहस। यहाँ पर भी बच्चों आपको आधा दंतश दिख रहा है, तो इसको भी आपको विसर्ग में बदल देना है। तो दुह लिख दिए और जो लास्ट में बचा है साहस, उसको पूरा आप लिख दीजिए साहस। हो गया। दुधन शासन दुस्शासन। फिर नेक्स्ट देखिए निस्सार। यहाँ पर भी आधा दंत सा आपको दिख रहा है, यानी बच्चों इसको क्या कर देना है, विसर्ग का रूप दे देना है। यहाँ पर आप विसर्ग लिख दीजिए, नि धन शार। उसके बाद सार लिखा हुआ है तो एज इट इज़ आपको वैसे ही लिख देना है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ निस्संदेह। यहाँ पर भी आधा दंत सा दिख रहा है, इसको भी आपको क्या में बदल देना है बच्चों, विसर्ग में बदल देना है। तो यहाँ पर नी लिख दीजिए, विसर्ग दे दीजिए धन, यहाँ संदेह, नि धन संदेह निस्संदेह। तो यहाँ पर बच्चों 5th नंबर ट्रिक में आपको क्या याद रखना है कि जहाँ पर भी आधा दंसा या आधा तलवशा रहेगा वहाँ आपको विसर्ग का रूप दे देना है। चलिए ये 6 नंबर जो लास्ट ट्रिक है उसको आपको हम सिखाते हैं। 6 नंबर में बच्चों देखिए ये लास्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। विसर्ग से पूर्व आ तथा बाद में क ख या प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें बच्चों खाली आपको इतना याद रखना है कि विसर्ग से पहले आ तथा अगर बाद में, विसर्ग के बाद में अगर क ख या प फ होगा तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर अंतःकरण, यहाँ विसर्ग के बाद क्या आया है, क आया है, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका संधि विच्छेद देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए अंत, या अंत लिख दिए और फिर विसर्ग के बाद जो है उसको आपको लिख देना है यहाँ पर धन करण, अंत धन करण अंत करण। कुछ भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग तक आपको लिख देना है, फिर यहाँ पर जोड़ लिख देना है और यहाँ करण लिख देना है। नेक्स्ट देखिए अंतःपुर। तो यहाँ पर भी देखिए विसर्ग के बाद प आया है, यानी इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अंत धन पुर, अंतपुर। नेक्स्ट देखिए प्रातः काल। यहाँ पर भी देखिए विसर्ग के बाद क आया है, तो इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगी, वैसे ही एज इट इज़ आपको लिख देना है। विसर्ग तक आप लिख दीजिए प्रातः धन काल। तो बच्चों आप इसको कॉपी में भी नोट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको
कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगी। जितने भी इम्पॉर्टेंट संधि विच्छेद था इसमें मैंने आपको सिखा दिए हैं। आप ज़रूर पूरा आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और लास्ट देखिए अधःपतन। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद क्या है, प है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगी। आप विसर्ग तक पूरा लिख लीजिए। यहाँ पर अध पूरा लिख लिए अध, और यहाँ पर प्लस दे के पतन लिख दीजिए, अधःपतन। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि विसर्ग के पूर्व अगर आ तथा बाद में विसर्ग के बाद में अगर क ख प फ हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। तो बच्चों, आपको विसर्ग संधि का पहचानने का एकदम आसान ट्रिक और इससे संधि विच्छेद करना भी हम सिखा दिए। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप सारा मेरा वीडियो पढ़ाई का देख पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।